तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग और मास्टर वेईशांग के दरमियान एक मुकाबला हुआ जिसमें चेनपिंग को सुई माउंटेन को पियर्स करना था। तो सोड फेरी की मदद से चेनपिंग इस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करते हुए मास्टर वेईशांग की परीक्षा में पास हो गया और अब वो चेनपिंग को अपना आखिरी डिसाइपल बनाने के लिए तैयार थे। साथ ही सोड फेरी भी चेनपिंग के लिए एक इमॉर्टल वेपन फोर्ज करने चली गई। एक ऐसा वेपन होगा जिसे फोर्ज करने में कई साल लग जाएंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मास्टर वेईशांग का मैजिकल स्क्रोल दिखाया गया जिसमें से तेज रोशनी के साथ चेनपिंग और मास्टर वेईशांग बाहर आ चुके थे। बाओपिंग तो चेनपिंग को देखते साथ ही सीधे जाकर उसके गले लग गई। वहीं पर मास्टर वेईशांग ज़ैंग को लात मारते हुए कहने लगे कि अब तुम ये बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, जिस पर ज़ैंग कहता है कि वैसे भी यहाँ पर किसी को मेरी फिक्र नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। जिस पर मास्टर वेईशांग कहते हैं कि मैं बस 3 तक गिनती करूंगा, अगर तुम नहीं उठे तो ग्रेट डाओ को भूली जाओ, मैं वाकई तुम्हें इस दुनिया से उठा दूंगा। और अब उन्होंने काउंटिंग करना शुरू कर दी मगर ज़ैंग तो उनकी ही नकल उतारने लगा। सो अब ज़ैंग को लाइन पर लाने के लिए चेनपिंग ने बीच में इंटरवीन किया। उसने अपनी वुडन सोर्ड से सीधे जाकर ज़ैंग पर अटैक कर दिया था जिससे बचने की खातिर ज़ैंग फटाफट से साइड में हट जाता है। वहीं पर मास्टर वेईशांग उससे कहते हैं कि जल्दी से अंदर आ जाओ, ये मसला तुम्हारे ग्रेट डाओ अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, अगर ऐसे ही नौटंकी करोगे तो मैं अपनी एक ही स्ट्राइक में तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब मास्टर वेईशांग चेनपिंग को बताने लगे कि मैं तुम्हारे मास्टर ज़ीशांग का मास्टर हूँ और ये है सुई ज़ैंग, ये मेरा सबसे पहला डिसाइपल है, साथ ही साथ ज़ीशांग का सीनियर ब्रदर भी। उस वक्त मैं काफी ज्यादा बिजी रहा करता था, तब सुई ज़ैंग ने ही मेरे छोटे से ज़ीशांग को पढ़ाया। भले ही इसने उसे काफी कुछ सिखाया होगा मगर ये बताने में मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा कि ये भी ज़ीशांग की मौत का जिम्मेदार है। डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली जरूर है। जो सुनते साथ ही चेनपिंग और बाओपिंग उसे गुस्से में घूरने लगे। जो देख ज़ैंग कह रहा था अरे बाप रे, इस बार तो मैं गया काम से, ये बुढ़ा मुझे बचा थोड़ी न रहा, ये तो मेरे मौत की फील्डिंग लगा रहा। तभी मास्टर कहते हैं कि सुई ज़ैंग की सोल 2 हिस्सों में बट चुकी, एक सोल असली सुई ज़ैंग के पास है और एक सोल है ज़ैंग के पास। अभी तक इनका सेपरेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ मगर ईवल और अच्छाई सेपरेट हो चुकी। असली सुई ज़ैंग डाली डायनेस्टी का इंपीरियल एडवाइजर है, वो भी मेरे जैसे ही बुढ़ा हो गया। उतने में ही ज़ैंग इरिटेट होते हुए कहने लगा कि प्लीज क्या हम ग्रेट डाओ के बारे में बात कर सकते हैं? आप बेवजह की बातें सुनाकर मुझे धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। आपकी यहाँ से जाने के बाद हो सकता है कि चेनपिंग और बाओपिंग मुझे खत्म कर दे। तो मास्टर वेईशांग चेनपिंग से कहने लगे कि मैं तुम्हारी बॉडी से समय की रिवर का एक छोटा सा पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो चेनपिंग ने तुरंत ही इसकी इजाजत दी। अब मास्टर वेईशांग जैसे उस एनर्जी को बाहर निकालते हैं वो पूरा इलाका ग्लो होने लगा। वेल ज़ैंग भी ये सब देखकर हैरान था। वो समझ गया कि वेईशांग ने ग्रेट डाओ ओरिजिन की सुप्रीम डिवाइन टेक्निक का यूज किया है और वो भी इतनी आसानी के साथ। वो सोचता है कि शायद इसका सेंट वाला कल्टीवेशन कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ। वेल इस टाइम रिवर के जरिए मास्टर वेईशांग हर उस इंसिडेंट को देख पा रहे थे जो कि चेनपिंग ने इस सफर में फेस किया। वो कहते हैं कि वो डीमन ब्राइड काफी ज्यादा बेरहम थी, उसने बेवजह ही न जाने कितने ही सारे मासूम स्कॉलर्स का कत्ल किया। साथ ही माउंटेन गॉड वीबो भी इतना अच्छा बंदा नहीं था, उसने ब्लैक एंड व्हाइट डीमन पाइथन के साथ मिलकर न जाने कितने ही सारे मुसाफिरों को खत्म कर दिया। मगर इसके लिए हम उन दोनों को ब्लेम नहीं कर सकते, इसके पीछे उनका अतीत जिम्मेदार था। वो ईवल तो पैदा नहीं हुए थे बल्कि हालातों ने उन्हें ऐसा बना दिया। तो बाओपिंग उनसे कहने लगी कि अतीत की वजह से हम बुरे काम करें ये बात तो गलत है। जिस पर मास्टर वेईशांग बताने लगे कि अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। किसी के एक्शंस देखकर हम उन्हें जज नहीं कर सकते। इंसानों के दिल अलग अलग है, उनकी सोच भी डिफरेंट होगी क्योंकि उनके तजुर्बे उन्हें ऐसा बना देते हैं। कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया। तो बड़े बड़े सेजेस ने अच्छाई और बुराई का प्रोपोर्शन सेट करने के लिए एक मॉरल लाइन क्रिएट की थी। उन्होंने कुछ नियम बनाए। नियमों को तो अल्टर किया जा सकता लेकिन इंसान के दिल को बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में एक ही परम सत्य है और वो है बदलाव। तो हमने ये बात समझनी चाहिए कि इस दुनिया के प्रिंसिपल्स कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। सेजेस ने कुछ ऐसे लॉज बनाए जो इंसानों में अच्छाई पैदा कर सके। वो अपने टीचिंग के जरिए इस दुनिया को बेहतरीन प्लेस बना सकते थे मगर वो भी क्या सही है और क्या गलत है इसकी जजमेंट करने में नाकाम हो गए। तभी ज़ैंग कहने लगा कि एक अच्छी मेडिसिन भी अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए तो वो पॉइजन बनकर हमें खत्म कर सकती। अगर वर्ल्डली लॉज सब लोग फॉलो करें तो वो भी एक पॉइजन जैसा काम करेंगे। जिस पर वेईशांग कहने लगी कि हाँ इसमें हमें केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती। तुम्हें तो याद ही होगा कि तुमने प्रैक्टिकल अचीवमेंट की थ्योरी लिखी थी जिसे मैंने तुरंत ही खारिज कर दिया। तो ज़ैंग भी उनसे थोड़ा सा नाराज होते हुए कहने लगा
कि हाँ बिल्कुल आपको लगा कि मेरी थ्योरी में जो सवाल पूछे गए हैं वो बेकार थे, तो आपने तुरंत ही मेरी थ्योरी को रफा दफा कर दिया। लेकिन जीशांग की थ्योरी पर आपने टोटल 10 साल काम किया। आपने उसके हर एक सवाल पर काफी गहरा रिसर्च किया। आफ्टर ऑल जीशांग ही आपका फेवरेट डिसाइपल था, मुझे तो बस आपने नाम के लिए पाल के रखा। तो मास्टर वेईशांग उसे समझाने लगे कि जिस थ्योरी पर तुमने काम किया था उसी थ्योरी पर मैं भी कई साल काम कर चुका था। हम दोनों की सोच एकदम मिलती जुलती थी। तुमने लाइफ, डेथ, लव एंड डिजायर को शतरंज के बोर्ड जैसा ट्रीट किया। जैसे कि शतरंज के पीसेस अपनी चाल चलते हैं, उसी तरह से ह्यूमंस के थॉट्स उनकी माइंड का राइज एंड फॉल डिसाइड करते हैं। तुमने अपनी थ्योरी में कुछ ऐसे रूल बनाए जिन्हें फॉलो करके इस दुनिया में बदलाव लाया जा सकता था। लेकिन इसी एग्जैक्ट थ्योरी पर मैंने भी अपने कई साल गुजार दिए। इस थ्योरी का बस एक ही सबसे बड़ा मसला था, जो कि है इसका फाउंडेशन, जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा की पूरा शतरंज ही बिखर जाएगा। तो इसमें फायदे की बजाय नुकसान होने के चांसेस थे, जिस पर जैंग उनसे कहने लगा कि ये तो बस एक थ्योरी है, तो बिना उसे आजमाए आप उसे सही या गलत नहीं बोल सकते। कम से कम आपने मेरी थ्योरी को आजमाना चाहिए था, और अगर उसके बाद आप बोलते कि ये किसी काम की नहीं तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता। जिस पर मास्टर कहने लगे कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारी थ्योरी को आजमाया नहीं? तुम्हें 3-4 सेंट्स के दरमियान हुई ग्रेट डिबेट का आउटकम तो याद ही होगा। पूरी दुनिया को पता है कि उस डिबेट में मैं हार गया था। दरअसल मैंने और बाकी के सेंट ने 2 ग्रेट डायनेस्टीज पर डिबेट किया था। वहाँ पर मेरे अपोनेंट सेंट्स ने अपनी अपनी ग्रेट मेथड्स का यूज किया और मैंने यूज किया प्रैक्टिकल अचीवमेंट का, वही सेम थ्योरी जिसे तुमने बनाया था। और फिर 60 सालों बाद हमने अपनी हर एक थ्योरी का आउटकम चेक किया। रिजल्ट तो तुम्हें पता ही होगा, मैं उसमें हार गया था। जो सुनते साथ ही जैंग कहने लगा कि ना ये तो इम्पॉसिबल है। तो मास्टर से बताते हैं कि डिबेट हमेशा फेयरनेस और इंटेग्रिटी के साथ की जानी चाहिए, और वही मैंने किया, जिसमें मेरी हार हो गई। जो सुनकर जैंग काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि आपने मेरी थ्योरी का यूज करके डिबेट किया और फिर आप उसमें हार गए, यानी कि आपको मेरी वजह से पनिशमेंट मिली। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी थ्योरी गलत साबित कैसे हो गई। जिस पर मास्टर कहने लगे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ऑर्डर। अगर सही ऑर्डर में काम करो तो तुम एक बेहतरीन सी पाथ को फाइंड आउट कर सकते हो, मगर बहुत ही कम लोग ऐसी पाथ को फॉलो कर सकते। जिस पर जैंग कहने लगा कि जीशांग का नॉलेज बुलंदियों को छू रहा था, लियांग की कल्टीवेशन गजब की थी, मगर फिर भी इन स्मार्ट लोगों ने अपनी नई पाथ को फोर्ज नहीं किया। असली मायनों में हमें आजादी अभी तक मिली ही नहीं। तो मास्टर कहने लगे कि नई पाथ ऑफ फ्रीडम को बनाना आसान काम नहीं है, इसमें मेहनत लगेगी और वक्त भी, साथ ही इसमें सक्सेस मिलेगा या फेलियर इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और इसी वजह से मैंने एक और लफ्ज इजाद किया जो कि है सीक्वेंस। मैं इस दुनिया को एक प्रॉपर ऑर्डर देना चाहता हूँ। देखो, अगर बात इवल और राइचियस की जाए तो इसमें से क्या पहले आना चाहिए ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। अच्छाई पहले आई या फिर बुराई, इवल वर्सेस गुड, इसे सही ऑर्डर में रखना इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से मैंने एक सीक्वेंस बनाया। इस पर फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ और हो सकता है कि ये एक प्रॉपर वर्डली रूल बन जाए। सो गाइस, यहाँ पर काफी पेचीदा डिस्कशन हो रहा था, जो कि है अच्छाई और बुराई के दरमियान। गुड एंड इवल में काफी पुरानी बैटल है, तो किसी इंसान का बिहेवियर अच्छा है या बुरा है किस पर डिपेंड होना चाहिए, यही सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही थी। मास्टर वेईशांग चेनपिंग से कहने लगे कि जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी सारी बातें तुम्हारी समझ आएगी। और उतने में जैंग के दिमाग की बत्ती जल गई। वो कहने लगा, ओहो, अब मैं समझ गया कि आज ये बुढ़ाऊ इतना मुंह क्यों चला रहा। आप ये सारी बातें बस चेनपिंग को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे थे, ताकि चेनपिंग आपको अपना मास्टर बना ले। जो सुनते साथ ही वेईशांग ने जैंग के पाव को कुचल दिया, क्योंकि जैंग ने एकदम सही बात पकड़ी थी। जिसके बाद वो चेनपिंग से कहने लगे कि सेंट जीशांग चाहता था कि तुम मेरे आखिरी डिसाइपल बनो, तो बताओ क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? मगर चेनपिंग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और अब अगले दिन इन लोगों ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। साथ ही वो इस सिटी से जाने से पहले ही शॉपिंग कर रहे थे, जहाँ पर मास्टर वेईशांग ने चेनपिंग के लिए कुछ बुक्स परचेस कर लिए। वो कहते हैं कि किताबों में अच्छी बातें लिखी रहती, मगर उन्हीं बातों को असल जिंदगी में फॉलो करना लोग भूल जाते हैं। सच्चा स्कॉलर तो वही है जो राइचियसनेस को थॉरली फॉलो करे। और अब अगले सीन में हम चेनपिंग, यूलो और शियू को देख पाते हैं, जो कि नदी किनारे बैठकर फिशिंग कर रहे थे। यहाँ पर चेनपिंग एक फिश को कैच करने वाला था, मगर यूलो ने फटाफट से उस फिश को अपने हुक में फांस लिया। जो देख शियू बताने लगी कि चेनपिंग में सब्र है, फिशिंग करने के लिए तुम्हारे अंदर सब्र होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर तुम तो अपने कल्टीवेशन के दम पर मछलियाँ पकड़ रहे। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मैं तुम दोनों के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, मुझे तो बस इतना पता है कि तुम लोग काफी ज्यादा डिफरेंट हो। तुम एक साथ रहते तो हो, मगर तुम्हारी आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। जिस पर यूलो बताने लगा कि मैं फॉलन
लू डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस हूँ, लेकिन ये बात मैं हमेशा सीक्रेट रखता हूँ ताकि आसानी से किसी की नजरों में ना आ पाऊँ। जो सुनकर शियू से ताना मारते हुए कहने लगी कि देखो तो हमारे राजकुमार कितने ज्यादा शांत हैं। इन्हें तो बस अपनी पहचान के एक्सपोज होने का डर लगा रहता। लेकिन क्या कभी इस राजकुमार ने हमारे सेक्ट के लोगों के बारे में भी सोचा है? हमारे क्लैन के लोग तुम्हारी लू डायनेस्टी को बचाने के चक्कर में मारे गए। क्या तुम्हें उनकी मौत का जरा भी अफसोस नहीं होता? जिस पर योलो बताने लगा कि मैं बचपन से ही काफी ज्यादा अलग था। मेरी सोच मेरे रॉयल फैमिली को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने मुझे जानबूझकर ग्रेट डैली डायनेस्टी के एकेडमी में भेज दिया, जो कि हमारे दुश्मनों की रियासत थी। मैंने वहीं पर पढ़ाई की, तो देखा जाए तो मेरा लू डायनेस्टी से कोई खास कनेक्शन नहीं था। मैं तो बस नाम के लिए क्राउन प्रिंस हूँ और मैंने आज तक कभी किसी पर अत्याचार नहीं किए। जो सुनते साथ ही शियू उस पर गुस्सा हो गई। वो कहती है कि मैंने अपने कल्टीवेशन में काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी, लेकिन जब डैली डायनेस्टी ने लू डायनेस्टी पर आक्रमण किया, उस वक्त डैली डायनेस्टी के एम्प्रेस ने मुझ पर अपना निशाना साधा। उसने मेरे एक्यू पॉइंट्स पर ड्रैगन बाइंडिंग नेल से हमला कर दिया। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद आज मैं भी पावरफुल होती। मुझे तुम्हारी डायनेस्टी की वजह से दर भर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मैं तुम्हारी लू डायनेस्टी से नफरत करती हूँ और तुम भी उन्हीं का खून हो, तो मैं तुमसे भी नफरत करती हूँ। ग्रेट डैली डायनेस्टी ने तुम्हारी लू डायनेस्टी को हराकर अपने हुकूमत की बुनियाद रखी और तुम उसी डैली डायनेस्टी के इंपीरियल एडवाइजर सुई ज़ैंग के चमचे बनकर घूम रहे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम उस ज़ैंग के गुलाम हो। एक क्राउन प्रिंस कभी ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। जिसने तुम्हारा तख्त छीना तुम उसके तलवे चाट रहे। जिस पर यूलो जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरा लू डायनेस्टी से शुरू से ही ज्यादा लगाव नहीं था, तो जिंदा रहने के लिए मैंने ज़ैंग का गुलाम बनना सही समझा। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज्यादा प्राइड है तो तुम खुद को खत्म क्यों नहीं करती? तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि आत्महत्या बस एक कायर ही कर सकता है, तो क्यों ना तुम ज़ैंग के साथ फाइट करके उसे खत्म कर दो। जिसके बाद वो चेनपिंग से कहने लगा कि मेरे भाई मुझे 100 सिल्वर टेल सुधार दे देना, ताकि मैं मिस शियू के मरने पर उसे प्रॉपरली दफना सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बंदी ज़ैंग को हरा पाएगी। जिस पर चेनपिंग बताने लगा कि तुम लोगों का पास्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं तुम्हें बस एक ही सलाह देना चाहूंगा, कुछ रिवेंज जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, बाकी फैसला तुम्हारा है। और अब चेनपिंग अपने फिश की बास्केट लेकर वहाँ से रवाना हो गया। उसके वहाँ से जाते साथ ही ज़ैंग यहाँ पर पहुँच चुका था। मेरे ख्याल से उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो कहने लगा कि मैं तुम दोनों से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। इस चेनपिंग ने मुझे इतना मारा कि मेरी कल्टीवेशन डैमेज हो गई। अब तो माउंटेन पर क्लाइंब करते हुए भी मैं कुत्ते जैसा हाफता रहता। अब इसका मतलब तो तुम दोनों भी समझ गए होंगे, मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। मगर ये दोनों उस पर कोई अटैक नहीं करते। जो देख ज़ैंग कहने लगा कि तुम लोग तो किसी काम के नहीं, जरा चेनपिंग से सीखो कि कैसे दुश्मनी निभाई जाए। उसने कहा था कि वो मुझे खत्म करेगा और उसने मुझ पर वाकई काफी खतरनाक अटैक भी किया। खैर ये बात अलग है कि मास्टर वेईशांग की वजह से मैं जिंदा बच गया, वरना चेनपिंग तो मुझे मार ही देता। और वहीं पर तुम लोग हो जो इतनी ज्यादा नफरत होने के बावजूद भी मुझे खत्म नहीं कर पा रहे। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम तीनों चेनपिंग से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हम तीनों तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन बाओपिंग और उसके दोस्त तो चेनपिंग को अपना हीरो मानते। मेरे ख्याल से हर एक इंसान के दिल में 2 स्ट्रिंग्स होती है, एक अच्छाई के लिए और एक बुराई के लिए। मेरी अच्छाई वाली स्ट्रिंग काफी ज्यादा ऊंचाई पर सेटअप है, इसलिए मैं जल्दी से किसी से इम्प्रेस नहीं होता। कोई कितना भी अच्छा बंदा क्यों ना हो, वो मेरी अच्छाई की स्ट्रिंग्स तक पहुंच ही नहीं पाता। और अगर बात मेरी बुराई वाली स्ट्रिंग की जाए तो मैंने उसे काफी ज्यादा लो लेवल पर सेटअप किया, जिसके चलते कोई भी बंदा बड़ी आसानी से इस लेवल को छू सकता है। तो मैं ऐसे बुरे लोगों का इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाता हूँ। लेकिन चेनपिंग काफी ज्यादा अलग है। उसने अपनी अच्छाई की स्ट्रिंग को काफी लो लेवल पर सेटअप किया, जिसके चलते वो लोगों के साथ काफी अच्छा बर्ताव करता, उनकी बातों से वो इजीली इम्प्रेस हो जाता है। मगर उसने अपनी बुराई की स्ट्रिंग को भी काफी नीचे सेटअप किया, यानी कि अगर किसी ने कुछ बुरा काम किया तो चेनपिंग की हिट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। चेनपिंग अपने फैसले काफी क्विकली और आसानी से लेता है, जैसे कि उसने मुझे खत्म करने का प्लान बनाया और तुरंत ही उसे एग्जीक्यूट भी किया। चेनपिंग एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर की बुराई दिखा सकता। और फिर उसने यूलो और शियू पर बेवजह ही अटैक करना शुरू कर दिए। वो इन पर इल्जाम लगा रहा था कि तुम दोनों काफी ज्यादा घमंडी हो, मगर फिर भी तुमने चेनपिंग को खुद से कम समझा। चेनपिंग मेरा मास्टर है, इसलिए उसके बारे में ना गलत सोचो और ना गलत बोलो। और उतने में चेनपिंग इन दोनों को खाने पर बुलाने के लिए
ही वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने देखा कि जैंग बेवजह इन दोनों की पिटाई कर रहा, तो चेनपिंग उसे दोबारा से कूटने के लिए उसके पीछे लग जाता है। वहीं पर जैंग भागते हुए बता रहा था कि मेरी बात तो सुन लो मास्टर, ये दोनों बंदे आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो इसीलिए मैं इन्हें सबक सिखा रहा था। और अभी ये फनी सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर वेई शांग को देख पाते हैं, जहाँ पर चेनपिंग मास्टर से कहने लगा कि मैंने आपका डिसाइपल बनने से इनकार कर दिया, कहीं आप उस बात को लेकर मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। जिस पर वेई शांग जवाब देते हुए कहने लगे कि नहीं, गुस्सा तो नहीं हूँ, बस थोड़ा सा निराश हूँ, मगर कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में मैं ये सारी बातें भूल जाऊंगा। तभी चेनपिंग कहने लगा कि मैं आपकी एक थ्योरी को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। आपने बताया था कि डीमन ब्राइड का पास्ट भयानक था, जिसके चलते वो कई सारे स्कॉलर्स को मारती गई, लेकिन मैं तो इस एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं। अगर मेरा बस चले तो मैं खुद जाकर उसे खत्म कर दूं। और हाँ, उसे मारने से पहला मैं उसे ये जरूर से बता दूंगा कि चाहे तुम्हारा पास्ट कितना ही ज्यादा दर्दनाक क्यों ना हो, तुम मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो बंदी तो सिर्फ मौत ही डिजर्व करती, उसके साथ गलत हुआ, लेकिन सिर्फ इसी रीजन को लेकर उसने न जाने कितने ही सारे स्कॉलर्स को मार दिया होगा। भले ही मैं आप दोनों जैसा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अच्छाई और बुराई में फर्क करना मैं समझ सकता हूँ। मैं ना रीडिंग कर सकता हूँ और ना ही राइटिंग, इसी वजह से मैंने आपका डिसाइपल बनने से इनकार कर दिया। जिस पर वेई शांग कहने लगे कि मैं कन्फ्यूशियन का सेंट हूँ और खुद होकर तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता, तुमने तो अपने दोनों हाथों से इस मौके को दबोच लेना चाहिए था। जिस पर चेनपिंग कहता है कि अगर कोई बात आपके दिल को मंजूर नहीं तो खुद पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा अपने दिल को फॉलो करता आया हूँ। कुछ लोग दूसरों को खुश रखने के लिए वो चीजें भी कर जाते हैं जिसे करने में उनका दिल इजाजत नहीं दे रहा, मगर आप अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर ऐसे काम करके उस बंदे को खुश नहीं कर रहे, बल्कि उसे और ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो। अगर आपको पता चले कि बस आपका दिल रखने के लिए मैं आपका डिसाइपल बना तो ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। तभी मास्टर वेई शांग उससे पूछने लगे कि आगे चलकर तुम्हें अपने फैसले पर रिग्रेट हुआ तो क्या तुम्हारा इरादा बदल सकता है। जिस पर चेनपिंग जवाब देते हुए बताने लगा कि हाँ, उस वक्त मैं खुद होकर आपका डिसाइपल बनूंगा, और अगर उस वक्त आप मुझे इनकार कर दो तो भी मैं आपको पुश नहीं कर सकता, क्योंकि दिल से किए गए फैसले ही बेस्ट चॉइस साबित हो सकते। जो सुनते साथ ही मास्टर वेई शांग हंसने लगे। वो कहते, बच्चे तुम तो बिल्कुल मेरे जी शांग जैसे हो, तुम्हारी सोच तुम्हारी हरकतें सेम टू सेम उसके जैसी है। खैर, तुम तैयार नहीं हो तो मैं भी इस मैटर को और फोर्स नहीं करूंगा। दरअसल मैंने ही तुम्हारी जेड पिन को निकाल लिया था ताकि तुम्हारे लिए ज्यादा मुसीबतें खड़ी ना हो। आफ्टर ऑल वो हेयर पिन जी शांग की थी, लेकिन मेरे पास एक और अमेजिंग ट्रेजर है। और इतना कहते साथ ही उन्होंने एक सोड एम्ब्रियो को बाहर निकाल लिया। वो चेनपिंग को बताते हैं कि इसे तुम शाओलांग कहोगे। जब तुम सुई माउंटेन पर आओ तब जरूर से इसे अपने साथ लेकर आना। जो सुनते साथ ही चेनपिंग ने फटाफट से वो ट्रेजर अपने स्टोरेज बैग में रख दिया। जो देख मास्टर कहते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए अच्छाई और बुराई पर इतना बड़ा लेक्चर दिया, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, और जैसे ही मैंने तुम्हें गिफ्ट ऑफर किया तुमने तुरंत ही उसे उठा लिया। जिस पर चेनपिंग कहता है कि मास्टर, गिफ्ट को मना नहीं करना चाहिए, इससे सामने वाले को हर्ट होगा। जो सुनते साथ ही बाओ पिंग की हंसी छूट गई। वो कह रही थी कि अगर कोई चमकती हुई चीज मेरे लिटिल अंकल को दी जाए तो वो कभी मना नहीं करते। जो सुनते साथ ही वेई शांग जोर जोर से हंसने लगे, और अब उन्होंने ढेर सारी शराब गटक ली थी। और फिर नशे में आने के बाद वो चेनपिंग को बताने लगे कि मैं काफी ज्यादा डैशिंग बंदा हूँ, लेकिन ये बात मुझे शराब पीने के बाद ही रियलाइज होती। और इतना कहते साथ ही वो वहीं पर गिर जाते हैं। सब चेनपिंग उन्हें अपनी पीठ पर कैरी करते हुए इनकी तरफ रवाना हो गया। मास्टर उसे बता रहे थे कि जवानी को ऐसे ही जाया मत करो, जी खोलकर मजे किया करो, शराब पियो, गाने गाओ और वो सारी चीजें करो जो तुम्हारी इस उम्र में की जानी चाहिए। गलतियां करने से कभी भी कतराना मत, और ना ही परफेक्शन के पीछे भागो, क्योंकि बाद में इन्हीं चीजों का बुढ़ापे में पछतावा होता। अभी से लाइफ को फुल टू एंजॉय करो, ताकि मेरे जैसे बूढ़े होने के बाद तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं रहेगी। साथ ही वो बाओ पिंग को भी बताने लगे कि तुमने तो चेनपिंग को चेरिश करना चाहिए। भले ही उसका नेचर थोड़ा सा कोल्ड है, मगर उसकी वजह से चेनपिंग से दूरियां मत बढ़ाना, वरना आगे चलकर तुम्हें भी इसका पछतावा होगा। अगर तुमने चेनपिंग से मुंह मोड़ लिया तो फिर वो भी दूसरा जीशांग बनेगा। जीशांग इस दुनिया से डिसअपॉइंटेड था, मगर तुम निराश मत होना। इस दुनिया की आंखों से आंखें मिलाकर बताना कि तुम गलत हो। ये डेयरिंग तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। साथ ही वो बाओपिंग को बताते हैं कि आगे चलकर लोग तुम पर भी उंगलियां उठाएंगे। बाओपिंग के बारे में बातें बनाई जाएगी कि
उसके दिल में उसके ही लिटिल अंकल के लिए फीलिंग्स हैं। तो बताओ चेनपिंग, तुम उस वक्त क्या करोगे? जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मैं तो उन लोगों की धुलाई करके उनकी हालत खस्ता कर दूंगा, कोई मेरे बाओपिंग को हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका लिटिल मार्शल अंकल उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। जो सुनते साथ ही बाओपिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और अब ये लोग ऐसी बातें करते हुए इनमें वापस लौट गए। अगले ही दिन से इनका सफर शुरू हो चुका था। हालांकि मास्टर वेईशांग इनके साथ और ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो चेनपिंग को बताते हैं कि हर एक दावत कभी न कभी खत्म हो जाती, तो मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं सुई ज़ैंग के आधे फॉर्म की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। ज़ैंग को गाइड करो, उसे बताओ कि लफ्जों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक्शंस। उसे एक अच्छा इंसान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस पर बाओपिंग कहने लगी कि एंसेस्टर, आप उस भयानक बंदे को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? उसने तो हमेशा इवल कामों को अंजाम दिया है। जिस पर वेईशांग जवाब देते हुए बताने लगे कि मैं भी उसे प्रोटेक्ट करना नहीं चाहता, मगर मुझे बस इतना पता है कि अगर वो गलत रास्ते पर गया तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो जब छोटा था तब मैंने उसे काफी ज्यादा नजरअंदाज किया। उस वक्त ज़ैंग ने मेरे सामने कई सारे आइडियाज रखे, लेकिन मैंने उन सभी आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया और ज़ैंग को लगा कि मैं सिर्फ ज़ीशांग को ही प्रेज करता हूँ, और ऐसा लगना भी गलत नहीं था। तभी से उसके दिल में नफरत पनपने लगी। खैर, मैंने जो गलतियाँ की है वैसी गलतियाँ तुम कभी भी मत करना। तो बाओपिंग और चेनपिंग भी उनकी बातों को रिस्पेक्ट देने लगे। वेईशांग कह रहे थे कि जवान होने के लिए इंतजार मत करो, जितनी जल्दी तुम जवान होंगे उतनी ही जल्दी बूढ़े हो जाओगे। अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ और सालों साल उनसे दोस्ती निभाओ। पुराने कपड़े भले ही अच्छे न लगते हो, लेकिन पुराने दोस्त किसी ट्रेजर से कम नहीं हो सकते। पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा और फाइनली मौत, यही तो हमारी कहानी है। इसीलिए जिंदगी के हर एक पल को जी खोलकर एंजॉय करो। तभी बाओपिंग चेनपिंग से कहने लगी कि मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकती, क्यों ना हम सभी लोग आपस में वादा करें कि हम मौत का सामना करके उसे हरा देंगे। जिस पर वेईशांग कहते, हाँ ये हुई ना बात, भला उस मौत से कैसा डर। और अब वो जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से गायब हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम हम ज़ैंग के चेहरे पर मायूसी देख पाते हैं। उसे अपने मास्टर के जाने का दुख हुआ था, लेकिन ज़ैंग अगर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना शुरू कर दे तो ये पूरी दुनिया सदमे में चली जाएगी। आज वेईशांग ने एक्सेप्ट किया था कि उनके नजरअंदाज करने की वजह से ज़ैंग एक ईवल पर्सन में तब्दील हो गया, और इसी वजह से वो ज़ैंग को चेनपिंग का डिसाइपल बनाना चाहते थे, ताकि ज़ैंग थोड़ा बहुत सुधर जाए और उसे जिंदगी जीने का एक नया मौका मिले। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि ये लोग सुई डायनेस्टी के मेन गेट के पास पहुंच गए। तभी गाओजुआन नाम का बंदा अपनी आर्मी लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। चेनपिंग तो उसे देखते साथ ही थोड़ा सा परेशान हो गया। गाओजुआन कहने लगा कि स्मॉल टाउन में हमारी मुलाकात हुई थी, उस वक्त तुमने अपनी गोल्डन काप मुझे सेल कर दी, जो कि ग्रेट डाली डायनेस्टी के बॉर्डर पर मेरे काफी ज्यादा काम आई, वरना तो दिल्ली के लोग मुझे मार ही देते। सच बताओ तो मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। खैर, हम लोग तुम्हें एस्कॉर्ट करने आए थे। सो अब फाइनली चेनपिंग सुई डायनेस्टी में एंटर करता है। यहाँ के सभी लोग रास्ते पर इनका वेलकम करने आए हुए थे, क्योंकि सबको पता है कि ये सभी बच्चे मास्टर ज़ीशांग के डिसाइपल हैं। मास्टर ज़ीशांग की सुई डायनेस्टी में काफी अच्छी रेपुटेशन थी। वहीं पर बाओपिंग काफी ज्यादा मायूस है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे चेनपिंग से दूर जाना पड़ेगा। और इधर चेनपिंग भी काफी ज्यादा मायूस था। वो फिलहाल लिन शुआ के साथ है। उसने लिन शुआ से एक लेटर लिखवा लिया था और फाइनली इनकी कैरेज सुई डायनेस्टी के सामने पहुंच गई। बाओपिंग लिन शुआ से पूछती है कि बताओ मार्शल अंकल कहाँ चले गए, मगर लिन शुआ उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने तो बस चेनपिंग का लेटर बाओपिंग के हवाले कर दिया, जिसे देखते साथ ही बाओपिंग मार्केट की तरफ भागने लगी। दरअसल चेनपिंग में उसे अलविदा कहने की हिम्मत नहीं थी, और उसके लिए चेनपिंग ने अपने लेटर में उससे माफी भी मांगी। साथ ही उसने अपने लेटर में बताया था कि दिल लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हें कन्फ्यूशियन की पहली सेंटेंस बनना है, ताकि तुम्हारा ये अंकल तुम्हारे बारे में बता बता के लोगों के सामने फ्लेक्स कर सके। मैं तो सबको बताता फिरूंगा कि उस महान सेंटेंस बाओपिंग का मैं मार्शल अंकल हूँ। इधर बाओपिंग जोर जोर से रोते हुए उसे पुकार रही थी, मगर मार्केट में चेनपिंग का कोई भी ट्रेस उसे नजर नहीं आया। उसका दिल टूट गया था, और वहीं पर चेनपिंग भी इमोशनल था। उसने अपने लेटर में बताया कि लिन हुआ काफी डरपोक है, तो उसे हमेशा अपने साथ रखना, वरना अकेडमी के दूसरे बच्चे उसे बुली करेंगे। लिन शुआ काफी ज्यादा कोल्ड है, तो तुम उससे बात किया करो, वरना उसे भी अकेलापन महसूस होगा। इधर लिन हुआ ने भी रोना शुरू किया। चेनपिंग के जाने से इन सभी बच्चों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और सबसे ज्यादा बाओपिंग को, क्योंकि वही चेनपिंग के साथ काफी ज्यादा अटैच थी। वो उसे पागलों जैसे इधर उधर ढूंढ रही थी, जोर जोर से आवाजें दे रही थी। और तभी चेनपिंग को उसकी आवाज सुनाई देती है। उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई। उसे लग रहा था कि वो
सीधे जाकर बाओपिंग को अपनी गोद में उठा ले, मगर फिर तो अलविदा कहना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए चेनपिंग अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना रास्ता बदल देता है। जैंग को भी ये सब देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। और गाइस वाकई ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल है। इधर बाओपिंग का तो रो रो कर बुरा हाल था, मगर फिर वो खुद को ही समझाने लगी कि अगर मार्शल अंकल ने मेरी आंखों में आंसू देख लिए तो वो मायूस हो जाएंगे। सो फाइनली बाओपिंग भी चेनपिंग के इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर जैंग चेनपिंग से कहने लगा कि मास्टर आपने उन बच्चों से मिल लेना चाहिए था, मेरे ख्याल से उन्हें अलविदा कहने की आप में हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन चेनपिंग इस पर कोई जवाब नहीं देता और वो फाइनली वहाँ से निकल पड़ा। इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।